गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको अपना जो प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम जो चल रहा है दृष्टि का, वहाँ मैंने ज्वाइन किया है। तो आज मैं ऐसे का जो मेरा कॉपी है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि इसमें ऐसे जो आए थे उसको मैंने कैसे लिखा था और कितने मेरे मार्क्स आए। तो इसके पहले मैंने ऐसे का डाला हुआ है, तो ये मेरा दूसरा ऐसे है। तो चलिए मैं देखता हूँ इसे। तो ऐसे का पहले मैं टॉपिक पढ़ लेता हूँ कि बुरे इरादे से बोला गया सत्य आपके द्वारा गढ़े गए सभी झूठों को हरा देता है। ठीक है, ज़्यादातर अभी ऐसे अमूर्त वाले आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो ऐसे दिया जाता है वो ज़्यादातर अमूर्त वाला ही होता है और उसी को आपको लिखना होता है, उसको पहले मूर्त में कन्वर्ट करके लिखना होता है। तो यहाँ पर आपके सामने टॉपिक है। तो कोई भी ऐसे का शुरुआत जो करना होता है जनरली वो तो या तो आप किसी कविता से, कोट से कर लीजिए, नहीं तो कोई कहानी से कर लीजिए, कहानी या कोई भी कैसी स्टडी से कर लीजिए। ठीक है, वो बेहतर बनाया था। अगर ये सब भी नहीं हो रहा है, कोई कहानी नहीं बन पा रहा है या फिर कोई कोटेशन वगैरह, कविता वगैरह फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप जो ऐसे में जो टॉपिक डिफाइन किया गया है, जो टॉपिक बोला गया है, उसी को डिफाइन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है। नहीं तो कोशिश यही करना चाहिए कि ज़्यादातर कविता या कोट से शुरुआत करो। तो यहाँ मैंने कोट से शुरुआत किया कि बुरे इरादे से बोला गया सत्य आपके द्वारा गढ़े गए सभी झूठों को हरा देता है। तो यहाँ पर है कि माना कि झूठ ने कई युद्ध कराए मगर सत्य ने भी कम खून नहीं बहाए। ठीक है, ये अज्ञात, मुझे पता नहीं था बोला कौन है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर अज्ञात ही, तो मैंने अज्ञात यहाँ पर डाल दिया था। ठीक है, अगर आपको कोटेशन अच्छे से याद हो, लेकिन बस अगर ये याद ना हो कि बोला कौन है, तो वहाँ पर आप बिना उसके नाम के भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, बस कनेक्शन होना चाहिए कि हाँ उससे मिलता जुलता है वो। तो फिर आप मैंने आगे लिखा है कि उपरोक्त पंक्तियाँ हमें बुरे इरादों से बोले गए सत्य का विध्वंसक परिणाम को बताती है। अक्सर कहा जाता है कि सत्य निरपेक्ष होता है, वह न्याय का प्रतीक है, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गलत उद्देश्य सत्य को हजार झूठों से भी खतरनाक बना देता है। इसके साथ ही यदि नेक इरादे से झूठ ही बोला जाए तो सत्य के स्थान ले सकता है। अब यहाँ हम इसके बाद एक ट्रेंड ये भी होता है कि आप प्रश्न को उठा के उसको आगे बढ़ाइए ऐसे को, अगर वहाँ से आपको डायमेंशन खुल जाता है। ठीक है, तो वो तरीका है। तो मैंने उसको अपनाया यहाँ पे कि अब यह प्रश्न विचारणीय है कि बुरे इरादे से बोला गया झूठ क्या, बुरे इरादे से बोला गया झूठ का क्या अर्थ हो सकता है, साथ ही किस सत्य को अपने आप में हम निरपेक्ष माने, साथ ही यदि झूठ सत्य का स्थान ले सकता है तो किस हद तक झूठ का प्रयोग करना उचित है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आगे सटीक उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद मैंने आगे, ये पूरा इंट्रो था, मतलब भूमिका कह सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो मैंने तीसरा पैरा से स्टार्ट किया, यहाँ से बॉडी का पार्ट हो गया। तो शुरुआत मैंने किया है कि आपने सुना है कि राजनीति में अक्सर गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। इसका मतलब ज़रूरत एवं समय के अनुसार अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए सत्य का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण मन्नू भंडारी के महाभोज उपन्यास में देखा जाता है। यहाँ पर किसी वो कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो महाभोज अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोग का हिंदी लिटरेचर ऑप्शन होगा, तो महाभोज में दिखाया गया जो दास साहब का जो रोल है वो अपने आप में राजनीतिक उपन्यासी है वो। तो वहाँ पर ये दिखाया गया है कि सत्य का प्रयोग कैसे अपने हित में किया जाता है। तो उसी का मैंने एग्जाम्पल लिया है। आप चाहिएगा तो लेटेस्ट कोई घटना का या कोई राजनीतिक जो परिघटना घटी हुई है हाल फिलहाल में, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने बताया कि महाभोज उपन्यास में देखा जा सकता है जहाँ दास साहब अपनी विपक्षी पार्टी का काला सच बताने के लिए मीडिया का स्वतंत्रता की बात करते हैं, वहीं जब अपनी बात आती है तो प्रेस को लालच देकर अपने पक्ष में कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल में यही होता है, जो सत्ता में पार्टी होती है वो मीडिया को अपने पक्ष में इस्तेमाल करती है। ठीक है, और जो विपक्ष होता है उसकी जो कुछ सच्चाइयाँ होती है वो जानबूझ के दिखाया जाता है और अपनी सच्चाई को छुपाया जाता है। तो प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कोटेशन है वो सही सटीक बैठ रहा है, ये जो लाइन है ऐसे का यहाँ पर सटीक बैठ रहा हो। फिर यहीं वहीं हम इसके दूसरे पक्ष को देखें तो कई बार हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जहाँ सांप्रदायिक दंगों के दौरान जब एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के प्रति हिंसा करते हैं, वहाँ किसी ने झूठ बोलकर कितनों की जान बचाई हो कि वह उनके पास नहीं है, जबकि उन्होंने उस पूरे समुदाय को शरण दी हुई थी। यहाँ झूठ बोलना सत्य से ज़्यादा महत्व का है क्योंकि इसका उद्देश्य लोगों का जान बचाना है। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि यहाँ पर झूठ सत्य के साथ ले सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा, मूवी में आपने अक्सर देखा होगा, सामने तो नहीं देखा होगा, और तो जब मूवी में देखा आपने तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोग सामुदायिक हिंसा के दरमियान में या सब सामाजिक रूप से जब हिंसा होती है तो वहाँ पर अपने घर में शरण दे के बचा लेते हैं, और जो लोग उन पर अटैक करने वाले थे उनको बताते हैं कि मेरे पास ये है नहीं, जबकि उनको शरण दिए होते हैं। तो यहाँ पे झूठ बोलना उचित है क्योंकि झूठ का उद्देश्य सही है, जान बचाना उद्देश्य यहाँ पे। तो ये झूठ बोलना सत्य से ज़्यादा बेहतर है। तो उसका मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। फिर मैंने बहुत सारे इतिहास में एग्जाम्पल दिए हैं। इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल, जो युद्ध जहाँ हुआ है वहाँ जानबूझ के सत्य बताया गया है ताकि युद्ध हो जाए। अगर एक सत्य को छुपाने से युद्ध बचता है तो सत्य को छुपा ही लेना चाहिए।
वरना वो सत्य तो हज़ार झूठों से बदतर हो जाएगा। तो इतिहास में बहुत सारा एग्जाम्पल मिला पड़ा है। जैसे कि मैंने एक मूवी का एग्जाम्पल लिया है, वो एक ट्रॉय मूवी में ऐसा होता है अक्सर कि वहाँ पे उनके भाई को गलती से मारा जाता है, पर जानबूझ के सामने वाला को बताया जाता है ताकि युद्ध हो जाए। तो वो मैंने एग्जाम्पल, आप कोई सा भी एग्जाम्पल ला सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने अपने वैसे शासन में ब्रिटेन, जिस तरह से ब्रिटिश लोग हमारे आते सच को बताते थे। हमारे समाज में बहुत सी बुराइयाँ थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, बहुत सारी थी। वो सिर्फ उसी पक्ष को उठाते थे। बाकी जो हमारा जो गौरवपूर्ण इतिहास था, चाहे मौर्य समाज हो, गुप्त साम्राज्य हो, उसको जानबूझ छुपाया करते थे। वो इसलिए ताकि उनका ये मानना था कि जो गोरे लोग हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वाइट माइंड वार्डन, कि उनको काम है सब बनाना दूसरे नस्ल के लोगों का। इस चीज़ को लेकर वो लोग आधा सच बताते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारे जो समाज सुधारक जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने इसके विपरीत काम किया। उन्होंने क्या किया कि हमारे जो भी अच्छाइयाँ थी उनको उन्होंने उठाया, चाहे राजा राम मोहन राय हो, स्वामी विवेकानंद हो, या फिर दयानंद सरस्वती हो। उन्होंने काउंटर में हमारे देश के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने गौरवशाली जो परंपरा थी उसको बताने का प्रयास किया। इसी क्रम में कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कुछ कुछ ऐसी बातें बताई गई जो कि थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताई गई थी, ताकि आत्मविश्वास बढ़ाया सके। तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि वो बता रहे हैं बढ़ा चढ़ा के वो गलत है कोई, ठीक है ना। क्योंकि जिस तरह से अंग्रेज़ों ने आधा सच को छुपाया था, वहाँ पर हमारे जो यहाँ के जो नेता थे, उन्होंने जानबूझकर थोड़ा बहुत बढ़ा के बताया ताकि यहाँ के लोगों का आत्मविश्वास बढ़े। तो यहाँ हम देख सक रहे हैं कि यहाँ पर जो उद्देश्य है यहाँ भी सही है, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, वही मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। फिर मैंने इसका अलग डायमेंशन लिया है कि व्यक्तिगत संबंध में ऐसा होता है जनरली कि व्यक्तिगत संबंध में कई बार हम लोग कई चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, या कई बार सत्य को नहीं बोलना पड़ता है ताकि हमारा जो रिलेशन है वो बचा रहे, ठीक है। कई बार सत्य के कारण भी रिलेशन टूट जाते हैं। तो वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है कि व्यक्तिगत संबंध में कई बार गलती को नज़रअंदाज करना पड़ता है ताकि सबको सही चलता रहे। तो मैंने उसका एग्जाम्पल लिया है। इसके अलावा मैंने एग्जाम्पल व्यक्तिगत संबंध ये भी हो सकता है, जैसे कि जहाँ पर भावना केंद्र होती है वहाँ पर सत्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है कि कई बार जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को बताते हैं, अब बच्चों से बहुत सा सवाल करते हैं, ऐसे सवाल करते हैं जिनका कोई उत्तर देना भी उस समय पॉसिबल नहीं होता है, तो उनको जानबूझकर झूठ बताया जाता है, ठीक है, सत्य नहीं बताया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई बच्चा पूछता है कि भाई आम मीठा कैसे होता है इत्यादि सब, तो बताते हैं कि भाई आम मीठा इसलिए है क्योंकि इसमें बीच में रात को जब सोए थे तो भगवान आके इसमें चीनी डाल दिए थे। तो वो तो बात तो सत्य है नहीं। फिर चंदा जो है, जो चांद उसको चंदा माँ बोला जाता है। तो ये सब जो बातें होती है वहाँ पर भावनाएं केंद्र में होती है, तो वहाँ पर सत्य का उतना महत्व नहीं रहता है, ठीक है। और उनकी उत्सुकता को आ, उनकी उत्सुकता को पूरा करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल दिया है कि कोई छोटा बच्चा अपने माँ बाप को सबसे ज़्यादा ज्ञानी समझता है। उसको लगता है कि चलो यार इनको सब कुछ आता है, सबका सारा का आंसर है। जब बड़ा होता है तो पता चलता है कि यार सबको तो मैं झूठ बताया गया था। और जब वो खुद बड़ा होता है, खुद बाप बनता है, तब पता चलता है कि नहीं, जो बताया गया सही बताया गया था। मुझे भी तो यही काम करना पड़ रहा है अपने बच्चों को उत्सुकता को सेटिस्फाइड करने के लिए। तो मैंने उसका एक एंगल लिया हुआ है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा एंगल इसको ले सकते हैं जितना इसका डायमेंशन में बढ़ा सकते हैं बढ़ा लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। इसके बाद एक और उदाहरण मैंने विज्ञान के क्षेत्र में लिया है कि डॉक्टर जो विक्रम जो सारा भाई थे, तो होमी जहांगीर भाभा थे, वो जब बाहर पढ़ने के लिए गए हुए थे, पढ़ने के लिए नहीं, कोई रिसर्च के लिए गए हुए थे। यहाँ मैंने एग्जाम्पल डाला होमी जहांगीर भाभा का। तो वहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में वो रिसर्च कर रहे थे। अब वो रिसर्च जब कर रहे थे तो उस समय होता क्या है कि उनके जो जो जूनियर जो साइंटिस्ट होते हैं उनके घर में उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। ये बात सिर्फ जहांगीर बाबा को पता होती है। अगर वो बता देते उनको तो शायद वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता। इसलिए उन्होंने जानबूझ के छुपाया सत्य को, ठीक है। और ये बात बाद में जब पता चली उनको, जो जूनियर साइंटिस्ट थे, तो काफ़ी बुरा लगा उन्हें, उनके रिलेशन भी ख़राब हुए होमी जहांगीर बाबा से। लेकिन जब उन्हें लॉन्ग टर्म में देखा तो उन्हें पता चला कि जो उन्होंने जो उस समय किया था वो सही किया था, क्योंकि उस समय घर पहुंचना ही पॉसिबल नहीं था। फ्रांस से अचानक भारत आ जाना पॉसिबल नहीं था। वो तो उनके पिताजी को वापस ला नहीं पाते वो, लेकिन इसी क्रम में होता क्या, वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता। तो यहाँ पर मैंने उसका एंगल लेने का प्रयास किया। फिर मैंने बताया कोरोना लॉकडाउन के समय कुछ बातें ऐसी थी जिनको छुपाना ज़रूरी था। जैसे कि मान लीजिए कि उस समय लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोग मरे थे हॉस्पिटल में, तो जानबूझकर उन सारी चीज़ों को नहीं दिखाया जाता दूरदर्शन पर, ताकि उस डर से एक पैनिक ना मचे। मतलब ये लोग उस डर से मतलब अपने लाइफ को ख़राब ना कर ले, इस चीज़ को लेके जानबूझकर लाइफ पर असर नहीं दिखाया गया। तो यहाँ पर सत्य को छुपाया जाए, अगर सत्य दिखाया जाता तो ज़्यादा नुकसान करता हो। तो यहाँ पर भी एक एंगल बनता है, तो मैंने उसको लेने का प्रयास किया, ठीक है। फिर थोड़ा सा इसका फिलॉसफी जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि कार्ल मार्क्स ये मानता है कि
अगर साध्य सही है तो साधन कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं, साधन झूठ हो या सच हो, फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका साध्य सही है तो। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने उसका एंगल लेने का प्रयास किया। फिर महात्मा गांधी की एंगल से मैंने बताने का प्रयास किया। महात्मा गांधी बोलते हैं कि हमेशा साधन और साध्य की परिवर्तिता रखनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देख सक रहे हैं कि यहाँ पर सत्य, अगर गांधी जी के अकॉर्डिंग अगर सत्य बोल रहे हैं तो साधन तो सही है, झूठ बोलना साधन गलत माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर साधन सही है, लेकिन साध्य तो गलत हो जा रहा है ना। अगर हम सत्य का प्रयोग इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि समाज में तनाव पैदा हो, किसी का नुकसान हो जाए, तो अब साधन साध्य गलत हो जा रहा है। तो महात्मा गांधी के एंगल से भी ये बात अपने आप में सही है कि सत्य जो होता है, जो बुरे से बोला गया सत्य झूठ से भी खराब खतरनाक होता है। तो चाहे कार्ल मार्क्स हो या गांधी हो, दोनों के अकॉर्डिंग हम सत्य को वहाँ पर छुपा सकते हैं जहाँ ज़रूरी हो। ठीक है, या हम लोग सत्य ना बोले तो बेहतर वहाँ पे। मैंने इस एंगल को लेने का प्रयास किया। फिर बताया है कि नैतिकता देश काल के अकॉर्डिंग बदलते रहती है। जो सेना में जो सेना के जो पर्सनल होते हैं वो अगर आर्मी बॉर्डर पर जाकर किसी को मार रहे हैं तो सही है, अपने देश की रक्षा के लिए मार रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल तरीके से अपने लाभ के लिए किसी को मार रहा है तो गलत हो। तो नैतिकता भी बदलती है। तो सत्य का जो प्रयोग है वो अपने आप में बदलता है। ठीक है, कहाँ पर उसका उद्देश्य क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो उसको मैंने बताने का प्रयास किया। मैंने बताया कि ज्ञान के बिना नैतिकता कमजोर है, जबकि नैतिकता के बिना ज्ञान विध्वंसक है। क्योंकि सत्य का गलत प्रयोग ज़्यादातर वही करते हैं जिनके तर्क एवं ज्ञान तो होता है किंतु ईमानदारी या नैतिकता नहीं है। अतः गलत उद्देश्य से बोला गया सच झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो मैंने ये लिखने का प्रयास किया है। लगभग सारे डायमेंशन को मैंने कोशिश किया कि मैं यहाँ पर डाल दूँ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे ऐसे पे। जो दूसरा जो ऐसे है वो ये है कि युद्ध यह तय नहीं करता कि कौन सही है, युद्ध केवल यह तय करता है कौन बचा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने भी एक गांधी जी के कोट से शुरू किया इसको कि आँख के बदले आँख संपूर्ण विश्व को अंधा बना देगी, महात्मा गांधी। फिर दूसरा अल्बर्ट आइंस्टाइन का स्टेटमेंट है कि तीसरे विश्व युद्ध के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, किंतु चौथा विश्व युद्ध जरूर भाले एवं डंडे से लड़ जाएगी। क्योंकि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा परमाणु युद्ध होगा, और जब परमाणु युद्ध होगा तो पूरी सभ्यता ही नष्ट हो जाएगी लगभग। ठीक है, तो उसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं, तो वही लाठी और डंडे से युद्ध की जाएगी। तो उस बारे में मैंने यहाँ पर उनको डालने का प्रयास किया ताकि कनेक्ट कर लूँ मैं टॉपिक से। इसके बाद मैंने आगे लिखा है कि उपयुक्त दोनों पंक्तियाँ हमें युद्ध एवं उसके परिणाम के संदर्भ में विनाशकारी स्वरूप को बताती है। युद्ध का कारण क्या है यह ज़्यादा महत्व नहीं रखता, बल्कि उसका परिणाम इंसानियत को जरूर ख़त्म कर देता है। क्योंकि जीत चाहे किसी भी पक्ष की हो, मरते हमेशा आम लोग ही हैं। इसके बाद मैंने लिखा है कि सिकंदर का विश्व विजेता बनने का सपना कितना सही है गलत है यह विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा के कारण कितने युद्ध को जन्म दिया और उससे कितना नुकसान हुआ वह किसी के पक्ष में नहीं था। और अंत में स्वयं सिकंदर को भी इस बात का एहसास हुआ था कि विश्व विजेता बनने के बाद वह उतना ही अधूरा है जितना पहले था। यानी कुल मिलाकर युद्ध तो किसी के हित में है ही नहीं। इसके अलावा भारत के महानतम राजाओं में एक सम्राट अशोक भी थे। वह अंत तक युद्ध लड़े, लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उनको पता चल गया कि युद्ध से कुछ नहीं होना है। भले वो जीत गए, पर ऐसे जीत का क्या फ़ायदा जहाँ लाखों लोग मारे जाएँ। तो वहाँ पर उन्होंने दम नीति को अपनाया। तो यहाँ पर भी वो सटीक बैठ रहा है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद मैंने यहाँ पर और भी एंगल लेने का प्रयास किया। हमारे जो दार्शनिक जो भी हुए हैं, चाहे महात्मा बुद्ध हो या महावीर स्वामी हो, वह मानव कल्याण को केंद्र में क्यों रखते थे? उनको पता था कि युद्ध किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है, इसलिए वो मानव कल्याण को केंद्र में रखते थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध का सामना जब अंगुलीमाल से हुआ था तो अंगुलीमाल को उन्होंने यही बात समझाया था कि जो तुम दूसरे का उंगली काट रहे हो तो पत्ता तोड़ के लाओ, उसको जोड़ के दिखा दो। अंगुलीमाल उसको जोड़ नहीं पाया, तो वहाँ पर उन्होंने यही बात बोला, जब तुम जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ने का अधिकार नहीं है। तो युद्ध तो यही काम करता है, तोड़ने का काम करता है, जोड़ने का तो काम करता नहीं हो। तो उसका उस एंगल से मैंने इसको डालने का प्रयास किया यहाँ पे। इसके बाद मैं आगे जब इसको मैं ले गया तो वहाँ पर मैंने डाला यहाँ पे। अब मैंने कुछ सवाल उठाए यहाँ पे कि अब तक के विश्लेषण से यह तो स्पष्ट हो गया कि युद्ध का परिणाम भयावह होते हैं, चाहे उसका कारण कोई भी रहा हो। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या युद्ध किसी भी परिस्थिति में जायज़ नहीं है? तब फिर महाभारत का युद्ध की क्या सही था, या फिर वर्तमान में जो भी देश अपनी सेना का विस्तार कर रहे हैं क्या उसे हटा देना चाहिए? तो ये तो सवाल बनता है भाई कि जब युद्ध सही नहीं है तो फिर युद्ध के लिए हम लोग सेना क्यों बढ़ा रहे हैं, हम लोग अपनी सेना का आधुनिकीकरण क्यों कर रहे हैं? ये तो गलत है। तो उसका भी एक उत्तर है, युद्ध वैसे तो किसी भी परिस्थिति में ना हो तो अच्छा है, किंतु यदि युद्ध अंतिम विकल्प है या उससे बचा नहीं जा सकता है, धर्म की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए या न्याय से रक्षा के लिए, तो वहाँ पर युद्ध दीर्घकालिक रूप से लंबे समय तक शांति बन रहती है युद्ध से ही। मतलब यहाँ पर युद्ध का उद्देश्य भी शांति बनाना ही है, लड़ाई करना नहीं है। क्योंकि अन्याय के विरुद्ध आप जब तक आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक तो अन्याय बढ़ते रहेगा, युद्ध बढ़ते ही रहेगा उस संदर्भ में भी।
अगर आप अपनी आत्मरक्षा के लिए भी युद्ध नहीं कर रहे हैं तो मतलब सामने वाला का और मन बढ़ेगा और जाके आपसे लड़ाई करेगा वो। तो इस संदर्भ में युद्ध जरूरी होता है। एक युद्ध 10 युद्ध को रोक रहा है, वहाँ पर युद्ध सही है। तो वही बात है ना कि पिछला वाला बात है कि जो मैंने पिछला से बताया था कि एक सत्य को छुपाने से अगर कई सत्य ऐसे होते हैं जो नहीं बताना चाहिए, वहाँ पर यही बात है कि एक युद्ध अगर सही काम कर दे रहा है, जिस प्रकार एक झूठ अगर बहुत से लोगों की जान बचा रहा है तो सही है, वैसे ही अगर एक युद्ध बहुत से युद्ध को रोक रहा है तो वो युद्ध सही हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने वही बात लिखने का प्रयास किया, ठीक है। चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, वह युद्ध अंतिम विकल्प था। युद्ध करना कोई चाह नहीं रहा था वहाँ पे। और महाभारत में भी प्रयास किया गया था कि छोटे से गांव तक मांगने का प्रयास किया गया था, वहाँ जब उन्होंने नहीं दिया तब युद्ध हुआ। रामायण में भी हनुमान को भेजा गया था शांति दूत के लिए, जब वो नहीं माना रावण, उसके बाद युद्ध हुआ। युद्ध अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया गया था राम के द्वारा, ये मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि भारतीय संस्कृति शुरू से यही चीज़ को अपनाई है, युद्ध का अंतिम विकल्प ही मानी है। इसलिए यही वजह है कि महात्मा गांधी द्वितीय विश्व युद्ध में किसी के पक्ष में नहीं थे। आज़ादी के बाद हम लोग ना तो अमेरिकी गुट में शामिल हुए और ना ही हम लोग रूस के गुट में शामिल हुए। कारण यही था कोई भी गुट में शामिल हो अल्टीमेटली नुकसान हमारा ही होना था। तो उसी को मैंने लिखने का प्रयास किया यहाँ पे। फिर मैंने बताया यहाँ पे कि जिस तरह से वैश्विक तनाव है रूस, क्योंकि किसी भी देशों को आप वर्तमान से जोड़ना जरूरी, जोड़ दीजिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं जोड़ने का प्रयास किया कि रूस से यूक्रेन का युद्ध 1 साल से ऊपर हो गया, ताइवान पर चाइना हमेशा अटैक करने की बात कर रहा है, इजराइल फिलिस्तीन विवाद चल रहा है, प्लस मिडिल ईस्ट में कितने विवाद चलते रहते हैं। तो इन सब का जो समाधान हो युद्ध से ना होकर शांति से हो तो बेहतर है। तो मैंने वही यहाँ पर लिखने का प्रयास किया। और मैंने बताया है कि भारत की नीति शुरू से ऐसी रही है। भारत के संविधान का आर्टिकल 51 का है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान और विवादों का शांतिपूर्ण निपटान की बात करता है, ठीक है। भारत की विदेश नीति वो तटस्थता पर आधारित है जो उसकी विश्वसनीयता को और मजबूत बनाता है, ठीक है। रूस यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य में भारत दोनों देशों के राष्ट्रदूतों से बात करने की स्थिति में भी है। एकमात्र ऐसा देश इंडिया ही है जो दोनों देश के राष्ट्रदूतों से बात कर सकता है। वो पुतिन से बात कर सकता है और जेलेंस्की से बात कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि युद्ध में अगर आप फेवर नहीं लेते हैं किसी का तो वहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिलता है, और वो अल्टीमेटली शांति किसी भी युद्ध का जो सोल्यूशन हो शांति ही है। इसके बाद मैंने आगे मैं इसको ले गया हूँ कि युद्ध एकमात्र अंतिम विकल्प होना चाहिए, लेकिन अंतिम विकल्प के लिए भी तैयार रहने की जरूरत होती है। मैंने यह जस्टिफाई किया है कि भारत की जो परमाणु शक्ति है या फिर भारत जो अपनी आर्मी का विस्तार कर रहा है उसको मैं जस्टिफाई किया है कि अंतिम विकल्प के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा आपको ना। उसलिए भारत अपनी जो ताकत सैन्य है उसको बढ़ाता है। और एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये है कि भारत हमेशा नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाता है, क्योंकि भारत जानता है कि युद्ध किसी भी स्थिति में सही नहीं है। और परमाणु संपन्न होते हुए भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी इसलिए अपनाता है ताकि उसे पता है कि हम जो परमाणु शक्ति रखे युद्ध से बचाने के लिए रखे हैं, ना कि उस युद्ध करने के लिए रखे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये डालने का प्रयास किया, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये कुछ ऐतिहासिक संदर्भ लिया है कि इतिहास हमें इस बात का हमेशा एहसास कराता है कि युद्ध के कारण जो भी हो मानवता है संसार होती है। यदि हम अपने इतिहास से इस प्रसंग को सीख कर वैश्विक शांति हेतु उचित कदम उठाते हैं तभी हम अपने स्वयं और आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा सभ्यता का दर्शन करा पाएंगे। हम इस प्रक्रिया में विश्व के सभी महान दर्शन एवं धर्मों को सीख कर, खासकर भारत से गांधी जी की सत्य अहिंसा जैसी जो हमारी जो नीति है, इसके अलावा संस्थागत स्तर पर रचनात्मक कदमों को उठाकर हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि पशु और मानव की चेतना में अंतर यही है कि हम सीख सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाला है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कोटेशन था कि मनुष्य अपने मनुष्यत्व के कारण ही पशु से अलग है, वरना बतौर पशु किसी भी जानवर से कमज़ोर है। और अंत में पानीपत का तीसरा युद्ध का मैंने यहाँ पर संदर्भ लिया है कि पानीपत का तीसरा युद्ध और उसका परिणाम हमें हमेशा इस बात का एहसास कराता है कि युद्ध यह तय नहीं करता है कौन सही है, युद्ध केवल यह तय करता है कौन बचा है। क्योंकि इस युद्ध के परिणाम ने यह साबित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह साबित किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, ठीक है। तो अंतिम में भी इसको मैंने रिलेट किया है, बीच में जितना हो सके मैंने अलग अलग डायमेंशन में इसको रिलेट करने का प्रयास किया है, उसको विश्लेषित करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा ऐसे था। तो आपको एक आइडिया प्रॉपर लग रहा होगा कि ऐसे में लिखा कहा जाता है। बाकी आप भी अपने तरीके से बताइएगा इसमें और क्या ऐड किए और क्या इसमें ऐड किया जाए ताकि इसमें और बेहतर किया जा सके और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके, ठीक है। क्योंकि ऐसे का कोई लिमिट नहीं है, ऐसे बहुत बेहतर से बेहतर हो सकता है। कोई भी ऐसे अपने आप में परफेक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि ऐसे में संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और एक ऐसे का आपका जो ऐसे हो सकता है दूसरे से बिल्कुल अलग भी हो सकता है, लेकिन एंगल उसका वही रहेगा। बस अंतर होना चाहिए, जो टॉपिक है उसी के इर्द गिर्द होना चाहिए। बाकी आप किसी भी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आत्मनिष्ठा होती है, ठीक है। तो ये
दोनों में ऐसा था, मैंने आपको अपने तरीके से इसको बताने का प्रयास किया है। और इसमें जो मेरे मार्क्स जो मिले थे वो थे, पहले वाला मिला था 62, दूसरे वाला 55, यानी 117 मार्क्स मिले थे मुझे। ठीक है, तो यही है मार्किंग का पैटर्न यहाँ पे यही रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा ऐसे लिखिएगा आप तो आपके 120 130 के राउंड आएंगे। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।